नमस्कार। आज हम एक चुनाव का बहुत ही गहरा डेटा पर आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा फोकस किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर, गवर्नेंस पर और उन वजहों पर होगा जो जमीन पर असल में नतीजों को तय करती हैं। तो हमारी इस पड़ताल का केंद्र है भारत का दिल, मध्य प्रदेश। और यहाँ भी हम रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देंगे, जो हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार बनेगा। तो सवाल ये उठता है, और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के दिल में है, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई 10,813 वोटों की जीत सिर्फ 5 साल के अंदर 44,273 वोटों की करारी हार में कैसे बदल जाती है? आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने सांची के राजनीतिक समीकरण को इतनी तेजी से पलट दिया? चलिए इन आंकड़ों और जमीनी हकीकत की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सीधे सीधे उन आंकड़ों से, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और यहाँ ये आंकड़े किस्मत के एक बहुत बड़े उलटफेर की कहानी बता रहे हैं। आप जरा 2018 और 2023 के बीच का फर्क देखिए। ये सच में चौंकाने वाला है। इस टेबल पर नजर डालिए, वोट शेयर में कितना बड़ा स्विंग आया है। जहां 2018 में आईएनसी को 50% से भी ज्यादा वोट मिले थे, वहीं 2023 में ये आंकड़ा लुढ़क कर सिर्फ 38% पर आ गया। और ठीक इसका उल्टा हुआ बीजेपी के साथ। उनका वोट शेयर 44% से बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच गया। ये कुल मिलाकर 21.39% पॉइंट्स का स्विंग है। समझिए, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था जिसने पूरे इलाके के समीकरण ही बदल कर रख दिए। ठीक है, तो आंकड़ों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों को समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा, सांची के मतदाताओं के सामाजिक और आर्थिक हालात को समझना होगा और उनकी शिकायतों को सुनना होगा। तो ये है सांची की जमीनी हकीकत। यहाँ 2,64,000 से ज्यादा वोटर हैं और ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती पर ही निर्भर करती है। अगर हम सामाजिक समीकरण देखें तो अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी उम्मीदें हैं। और अगर हम मतदाताओं की आवाज को एक लाइन में समेटने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसी होगी: हमारे खेतों के लिए पानी, हमारे बच्चों के लिए काम और एक ऐसी सरकार जो हमारी सुने। ये एक सीधी सरल मांग है जो सांची के लोगों की बुनियादी जरूरतों को सामने रखती है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसे एक तरह का इशू हीट मैप समझ सकते हैं। देखिए, यहां साफ दिख रहा है कि रोजी रोटी और नौकरियां, पानी की कमी, बिजली की कटौती, ये सब हाई इंटेंसिटी वाले यानी सबसे बड़े मुद्दे थे। यही वो रोजमर्रा की परेशानियां थीं जिन्होंने धीरे धीरे सत्ता के खिलाफ एक बड़ी लहर पैदा कर दी। अब एक और सवाल उठता है, क्या 2023 का ये जो नतीजा था वो बस एक बार की बात थी, एक अपवाद, या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पिछले कुछ चुनावों के ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालनी होगी। ये देखिए, पिछले 30 सालों का चुनावी इतिहास। एक बात तो साफ है, सांची किसी एक पार्टी का मजबूत गढ़ नहीं रहा है। ये एक स्विंग सीट है। यहाँ के वोटर का मिजाज बदलता रहता है और चुनाव प्रचार कितना असरदार है, इस पर नतीजा बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यहाँ किसी भी जीत को पक्का नहीं माना जा सकता। और एक और बहुत दिलचस्प ट्रेंड देखिए, वोटर टर्नआउट। दशकों से यहाँ वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 1998 में जो करीब 62% था, वो 2023 तक बढ़कर 78% से भी ज्यादा हो गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सांची के लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं, वो बहुत जागरूक हैं और चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये बढ़ता हुआ मतदान हमें एक बड़ी और जरूरी बात की याद दिलाता है। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखना यानी सार्वजनिक भाषण एक अधिकार तो है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी के साथ भी आता है। लोगों का भरोसा तब जीता जाता है जब कोई राजनीतिक कहानी सिर्फ हवा में ना हो, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई से, उनकी हकीकत से जुड़ती हो। यही लोकतांत्रिक गरिमा का असली मतलब है। तो ठीक है, हमने अतीत का विश्लेषण कर लिया। अब वर्तमान की रणनीतिक स्थिति को समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, और उसकी नींव यहीं से रखी जाएगी। इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का एक सीधा साधा विश्लेषण। ताकत क्या है? एक पढ़े लिखे मजबूत एससी उम्मीदवार का होना। अवसर क्या है? सरकार के खिलाफ बढ़ती सत्ता विरोधी लहर। और इन सब के साथ साथ पानी और नौकरियों जैसे जमीनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।
लेकिन कमजोरियां भी हैं। बड़ी हार के बाद हौसला टूटा हुआ है और सबसे बड़ा खतरा है विपक्ष का मजबूत जमीनी संगठन। तो अब तक हमने समस्या को समझा। अब हम विश्लेषण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो समाधान की बात करता है। डेटा के आधार पर एक साफ सुथरी एक्शन लेने लायक रणनीति की रूपरेखा क्या हो सकती है? ये स्रोत एक चतुर्मुख सिद्धांत का प्रस्ताव देता है। ये एक बहुत ही व्यापक ढांचा है। इसके 4 चेहरे हैं, या कह लीजिए 4 मोर्चे हैं। पहला, चुनावी मोर्चा। अपने बेस को मजबूत करो, युवाओं और महिलाओं को टारगेट करो। दूसरा, संगठनात्मक। बूथ लेवल तक संगठन को फिर से खड़ा करो। तीसरा, नैरेटिव। विकास और सम्मान की एक नई कहानी बनाओ। और चौथा, संसाधन। अपने नेटवर्क, लीडरशिप और डिजिटल ताकत को एकजुट करो। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक D90 लैडर यानी 90 दिन की वापसी योजना भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी सोच को छोटे छोटे अनुशासित और समय पर किए जाने वाले कामों में बांटा जा सकता है। हर फेज का अपना एक लक्ष्य है। अब देखिए, जब हम इस तरह की रणनीति लागू करने की बात करते हैं जिसमें डेटा और लोगों से जुड़ाव शामिल हैं, तो गवर्नेंस का एक और बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है, और ये चुनाव जीतने से बहुत पहले शुरू होता है। वो है डेटा प्राइवेसी। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का एक मूल सिद्धांत है पर्पस लिमिटेशन, यानी उद्देश्य की सीमा। इसका सीधा मतलब है कि लोगों से ली गई जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। यही नैतिक शासन की नींव है, यही भरोसा कायम रखने का तरीका है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, और एक बात गांठ बांधने वाली है। चुनाव का असली लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है। जीत तो महज एक दरवाजा है, शासन का प्रवेश द्वार। और इस स्रोत की एक लाइन शायद इस पूरे विश्लेषण का सार है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीत चाहते हैं तो आपको विश्वास कमाना होगा। एक टिकाऊ जनादेश का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं के साथ एक सच्चे भरोसे के रिश्ते से होकर ही गुजरता है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये चर्चा सिर्फ सांची के एक चुनाव के नतीजों की नहीं है, बल्कि ये हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक जीवन का, राजनीति का असली मकसद क्या है।